Hi dear learners of English greeting, this is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. We are going to begin board practice set 3, that is for class 10th students, UP board students especially. आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने फिर एक बार कुछ कलेक्शन लिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करते जाते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलना ही है। और वेरियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है और हर क्वेश्चन इस तरह का है कि यदि आप उसको सॉल्व करना सीख लेते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस सॉल्व करना आपको आसान होगा। और यहाँ हम सिर्फ आपको सॉल्यूशन ही नहीं दे रहे बल्कि कुछ टिप्स और रूल्स भी बताते जाएंगे जिससे वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना आसान होगा। इस पूरी सीरीज़ को समझने के लिए और इंग्लिश सेकंड को अच्छा करने के लिए, ग्रामर को अच्छा करने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते रहें। जो टॉपिक्स आपके पास अभी नहीं हैं या आप उनको और अच्छा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं और हम उन पर आपको वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है पंक्चुएशन से। पंक्चुएशन किसे कहते हैं? पंक्चुएशन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप मार्क डालते हैं कि कहाँ पर आपका क्वेश्चन है, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन है। आप अपनी एक्सप्रेशंस को, जो बॉडी जेस्चर्स हैं, उनको कुछ चिन्ह और मार्क के थ्रू आप दर्शाते हैं, उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो पंक्चुएशन में हमारा जो पहला सेंटेंस है पंक्चुएशन में, ड्यूरिंग आवर टूर टू शिमला वी सेलेक्ट रेड एंड प्लेड कार्ड्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपको जहाँ कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं वो आप यूज़ करेंगे, कॉमास और आपका कॉलन, मार्क ऑफ क्वेश्चन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपने यूज़ करने हैं। तो जब भी आप अपना सेंटेंस शुरू करें तो पहली और बेसिक बात है कि आप पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे और कैपिटल बनाने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। आपकी जो पंक्चुएशन है वो पोएट्री में आ सकती है, पोएटिक लाइंस हो सकती हैं, वो डायरेक्ट जो आपकी स्पीच होती है जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म में, क्योंकि उसमें कॉमास बहुत होते हैं, आपको दिया जा सकता है। और कोई एक सीधी लाइन जिसके अंदर कॉमास और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के मार्क्स होंगे, कोटेशन मार्क्स नहीं होंगे, भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो हमारी पंक्चुएशन है हमें देखना है कि किसी स्पीकर के द्वारा कहे गए वर्ड्स हैं या कोई सीधे सीधे एक स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ना कोई स्पीकर है ना ही लिसनर है, स्टेटमेंट है। तो पहला लेटर हमने जो डी है वो कैपिटल बनाया और कैपिटल बनाने के बाद बात आगे जारी की। ड्यूरिंग आवर टूर टू, अब यहाँ पर आया शिमला, तो शिमला में क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। और प्रॉपर नाउन जब आप बनाते हैं तो प्रॉपर नाउन में आप एस कैपिटल बनाएंगे और जो हमारे जहाँ पर हम जो चेंजेस कर रहे हैं उसको हम रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और इसके बाद फिर हम इसको जारी रख सकते हैं। हमने लिखा शिमला। जब हमारी बात कहीं पर पूरी होती है या ऐसा हम कहेंगे कि सब्जेक्ट हमें कहाँ पर मिला, सब्जेक्ट हमें यहाँ पर मिला, तो सब्जेक्ट से पहले कई बार कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, आपका कोई पार्टिसिपल से रिलेटेड कोई पार्ट सेंटेंस का हो सकता है, इन्फिनेटिव से रिलेटेड हो सकता है, कोई कंजंक्शन दे करके कोई क्लॉज हो सकती है। तो जब आपके जिस पार्ट में सब्जेक्ट शुरू होता है तो उससे पहले आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है। तो आपने बात कही ड्यूरिंग आवर टूर टू शिमला वी। अब हमारे पास जब कई सारी वैरायटी होती है और एक ही जैसी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जैसे कि वर्ब 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 और फिर वर्ब, नाउन 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 और फिर नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव और फिर एडजेक्टिव, तो आप कॉमा लगाते हैं और एंड पर जाकर रुक जाते हैं। तो आपने एक कॉमा लगाया कि आधा पार्ट आपका यहाँ से हुआ, जहाँ से आपका सब्जेक्ट शुरू है वहाँ पर आपने कॉमा लेना है सब्जेक्ट से पहले। और जहाँ पर वैरायटी आपकी आती है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप कॉमा लेना शुरू कर देंगे। सेलेक्ट के बाद फिर आपने किया रेड, हमने पढ़ा
एंड में कोई कॉमा नहीं लगता, आपने लिखा एंड प्लेड कार्ड्स, लास्ट में आपने फुल स्टॉप दिया। तो ये आपका क्या हुआ, पहला सॉल्यूशन निकल करके आया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहन सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर जो ये माई है इसको आप मे कर लीजिए, मे गॉड ब्लेस यू। तो अब यहाँ पर आपको इसको पंक्चुएट करना है। तो हमारा स्पीकर है, स्पीकर कौन है, मोहन। यहाँ पर आ गया सैड, तो मोहन प्रॉपर नाउन है तो एम कैपिटल बनेगा, मोहन सैड। यहाँ पर हम केवल उन्हीं लेटर्स को कैपिटल में कलर से यूज़ करेंगे जो कि हमने चेंज किए हैं, और बाकी को हम नॉर्मल तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने मोहन लिखा, मोहन सैड। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, मे गॉड ब्लेस यू। तो चूँकि ये डायरेक्ट मेथड से लिखा गया है, यानी डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट में नहीं है, तो आपने यहाँ पर ये कॉमा लेना है और कॉमा से पीछे हटकर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज लेने हैं। अगर आप इन्हें देखें तो इसका जो स्पेस है ये और ये स्पेस अलग अलग होने चाहिए। आपको एक कॉमा के ऊपर ही इस तरह से कॉमा लेने नहीं होते, ये रॉन्ग मेथड है। आपको इस तरह से ये जो कॉमाज हैं आगे लगाने होते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमाज या कोटेशन मार्क कहलाते हैं। ये वे आपका राइट है जबकि ये गलत है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपने ये एक कॉमा लगाया, उससे हट करके दूसरे कैरेक्टर के स्पेस पर ये, और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर पर आपने दूसरा इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और पहला लेटर आप कैपिटल बनाते हैं, और पहला लेटर कैपिटल बनाने के बाद फिर आप जैसा दिया गया है वैसा लिखते हैं। जब आप गॉड लिखते हैं तो जी आपने कैपिटल बनाया, उसके बाद फिर आपने लिखना शुरू किया गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद आपने कॉमास क्लोज कर दिया। तो ये आपका पंक्चुएशन हुआ, और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वह आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सी के रूप में हमने लिखा है, रमन सेड मे आई नो योर नेम, भोली आई सेड। अब यहाँ पर आपका स्पीकर हमें यहाँ मिला, सेड यहाँ पर आया, तो हेल्पिंग वर्ब में आ रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर मे आई योर नेम। अब यहाँ पर आई सेड भी दिया है, तो अब आई सेड का हिस्सा आई स्पीकर है, तो कहाँ से शुरू हुआ। अगर हम इधर से देखना शुरू करें तो सेड के बाद हमें लगता है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद सारा उतारते जाना चाहिए। अगर आई सेड ने कुछ बोला तो आई सेड ने भोली बोला, चूँकि नाम पूछा गया था तो नाम कोई और बताएगा, पूछने वाले के हिस्से में ये भोली नाम नहीं आएगा। अगर किसी ने पूछा मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा क्या नाम है, तो भोली मैंने कहा, तो ये जो भोली है ये आंसर है और ये सेड के हिस्से में आएगा। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आप आर कैपिटल बनाएंगे, बाकी के जो लेटर्स हैं आपके आप स्मॉल बनाएंगे, रमन सेड। अब सेड के बाद आप जो क्या करेंगे, आपने कॉमा, बिल्कुल वही वाली बात यहाँ भी अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, आपने एम फिर कैपिटल बनाया, में। इसके बाद जब आपका आई मे का सेंस देता है तो आप क्या करते हैं, उसको आप आई को कैपिटल बनाते हैं। अब यहाँ पर चूँकि हम जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं वो ब्लू लिख रहे हैं, लेटर्स रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो है ब्लू लिख रहे हैं, इसलिए हमने एम पंक्चुएट किया, कैपिटल एम बनाया, बाकी के जो अक्षर हैं वो ब्लू में बनाए। इसके बाद आप नॉर्मली वहाँ तक हम ब्लू से लिख रहे हैं जहाँ पर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। मे आई नो योर नेम, अब मे आई नो योर नेम है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आपके ये कॉमास जो है यहाँ बंद हो गए हैं। अब भोली जवाब आया आई सैड के हिस्से में, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से फिर इन्वर्टेड कॉमास बिगिन किए, भोली,
अब जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है कॉमास के इनसाइड और सैड बिगिनिंग में दे रखा होता है, यानी स्पीकर बिगिनिंग में दे रखा होता है, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर आप कॉमा लगाते हैं। अगर इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, चाहे ये जो कॉमास वाला पार्ट सैड के बिगिनिंग में हो या सैड के बाद हो। क्या कहा हमने ये कहा अगर इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट स्पीकर से पहले है और क्वेश्चन है तो भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, और बाद है तो भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन अफर्मेटिव अगर सैड से पहले आ जाए या कोई नेम पहले आ जाए तो आप कॉमा लगा करके बजाय फुल स्टॉप के इसको क्लोज करते हैं। और इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद इसको भोली को हम यहाँ पर स्मॉल वापिस जो है ब्लू कर दें, भोली ये आपने कॉमास बंद कर दिए। इसके बाद फिर आपने जो स्पीकर है उसको कैपिटल बनाया, ठीक है, और फिर आपने सैड। अब आपका क्या बचा, जो फुल स्टॉप यहाँ आना था वो आप यहाँ यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ मान लीजिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अगर आपने यहाँ मिस्टेक की तो आपका हाफ मार्क चला जाएगा। इस तरह से मार्क्स करते जाते हैं। और अगर ये ऑप्शन में है तो फिर तो आपको सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा जिसके अंदर सेंटेंस परफेक्टली पंक्चुएटेड हो, तो ये आपका यहाँ पर आंसर है। इस तरह से आपने चुनना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि रीअरेंजमेंट करना है वर्ड्स का टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी वर्ड्स को तो रीअरेंज करना ही करना है, लेकिन इन वर्ड्स के अंदर सेंटेंस जो है मीनिंगफुल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस को जब हम मीनिंगफुल करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो बात है वह यह होती है कि हम जब सेंटेंस बनाएं, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर ए, दिस वन इज़ बी एंड दिस वन इज़ सी। तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। हमें सबसे पहले वर्ब पकड़नी है। वर्ब कहाँ पर है, तो द गेव हिज फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट ₹4, तो हमें वर्ड मिला गेव। अब अगर गेव है तो बिगिनिंग में तो आएगी नहीं क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट ज़रूर होगा, और फर्स्ट फॉर्म होती तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से बिगिनिंग में आ सकती थी। तो हमने यहाँ पर लिखा गेव, ठीक है। अब गेव से पहले किसने पैसे दिए, तो यहाँ देने वाले हमें नाउन के तौर पर फादर चमक रहे हैं, फादर। अब यहाँ पर एक वर्ड और है, ये हिज है, तो हिज किसको दिए, यहाँ दूसरा कोई भी जो नाउन है वो नहीं दिख रहा है। हिज कहाँ लगता है, हिज किसी ना किसी नाउन से पहले आता है या हिज बिल्कुल अकेले आता है, ठीक है। हिज अकेले कहाँ आता है, जहाँ पर आप उसको प्रोनाउन की तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि दिस पेन इज़ हिज, इन द सेम वे दिस पेन इज़ योर्स, तो योर्स और योर अलग अलग होते हैं, लेकिन हिज में दोनों ही हिज होते हैं। दिस पेन इज़ हिज एंड हिज पेन, तो हिज जनरली नाउन से पहले लगता है, तो नाउन हुए फादर, तो यहाँ पर आ गया क्या, हिज। हिज फादर गेव। अब गेव, अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दो हैं, एक तो है रुपीज़ और एक क्या है, पुअर। तो पुअर को दिए। अगर हमारे पास गेव नाम की वर्ब आई और हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, और अगर हमने लिविंग बीइंग यानी जीवित जिंदा व्यक्ति पहले लगाया और नॉन लिविंग बाद में लगाया तो हमें टू नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर हमने जो ऑब्जेक्ट 2 यानी नॉन लिविंग पहले लगाया तो हमें टू एक्स्ट्रा लगा करके फिर ऑब्जेक्ट 1 लिविंग बीइंग बाद में लगाना पड़ता है। तो हमारे पास टू कहीं दे रखा है, इसके अंदर हमें टू कहीं नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले लिविंग बीइंग मतलब किसे लाएंगे, पुअर को, ठीक है। अब पुअर तो एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगा दें तो गरीब लोग बन जाता है। तो पुअर से पहले मैंने यहाँ पर लगा दिया द पुअर, ताकि इस एडजेक्टिव से मैंने इसको नाउन बना लिया। हिज फादर गेव द पुअर, अब क्या दिया, रुपीज़, तो रुपीज़ का अमाउंट पहले आएगा, तो आप कहेंगे 500 रुपीज़। ठीक है। अब यहाँ पर्पस है, पर्पस बाद में आएगा, फॉर ट्रीटमेंट,
पर्पस सेंटेंस के लास्ट में आया, फॉर ट्रीटमेंट, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो विद रीज़न आप समझ गए कि कौन सा वर्ड कहाँ पर क्यों आएगा, और अगर आप ये रीज़न समझ गए हैं तो ये ये जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है बल्कि आपके लिए एक रूल का काम करेगा। नेक्स्ट यानी बी के अंदर हम देखेंगे, हमारे पास है 5-4 डेज मेडिसिन रेगुलरली दिस टेक। तो सबसे पहले हमें क्या चूज़ करना है, वर्ब। वर्ब कहाँ है, वर्ब हमें मिली टेक। हमने टेक को स्मॉल से शुरू करें या कैपिटल लेटर से, ये डिपेंड करता है कि क्या टेक का कोई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, टेक। ओके, अब वर्ब आ गया तो ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं, किसे या किसको, ठीक है, किसको, किसको, मेडिसिन को। तो टेक दिस मेडिसिन, दिस है कहीं, हाँ है, दिस मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो एडवर्ब्स हैं, एक रेगुलरली और एक आपका 4-5 डेज। तो हम कहेंगे टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो पहले आता है, रेगुलरली 4-5 डेज। इसके बाद हमारा अगला सॉल्यूशन है हर क्लीन वॉशेस क्लोथ्स दीज शी। तो हमने सबसे पहले फिर वही किया, क्या किया, हमने सबसे पहले वर्ब चुना, वॉशेस। अब वॉशेस कौन करता है, तो आप ये हमेशा याद रखें कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं आप एक वर्ड से, और वह है कौन। कौन सब्जेक्ट को बताता है। तो कौन धोता है कपड़े, तो हर तो इनकम्प्लीट है, शी, तो यहाँ पर आया शी वॉशेस, ठीक है। किसको धोता है, अभी हमने लिखा था किसको ऑब्जेक्ट होता है, तो किसको धोता है, कपड़ों को। अब अगर कपड़ों को वो धोती है तो कपड़ों को वह साफ धोती है या साफ कपड़ों को धोती है, ज़रा सोचिए। तो कपड़ों को धोती है साफ। अगर आप साफ पहले लिखते हैं तो कपड़े ऑलरेडी साफ हैं, तो आपका जो आंसर है गलत हो जाएगा। तो शी वॉशेस हर क्लोथ्स क्लीन। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लीन को क्लोथ्स से पहले लिख देते हैं, तो मीनिंग ख़राब हो जाता है और मीनिंग निकल करके आता है कि साफ़ कपड़ों को धोती है, जबकि कपड़ों को धोती है साफ़। तो साफ़ हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट जो कि बाद में लिखा जाएगा। तो इस तरह से आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम एक नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 चेंज इनटू पैसिव वॉइस है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें वॉइस चेंज करना है। एग्जामिनेशन में पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव वॉइस आता है। फिलहाल हमने यहाँ पर एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलना लिया है। योर पहला क्वेश्चन है दे रिफ्यूज्ड हर एडमिशन। तो कई बार क्या होता है कि हम हर को शी बनाते हैं। हमने कहा आई टॉट हर, तो यहाँ पर जो हर है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट भी होता है प्रोनाउन के रूप में, तो हम क्या करते हैं हर का शी बना लेते हैं। लेकिन अगर हर के साथ हर क्लोथ्स है, स्टूडेंट्स है, हर ड्रेसेस हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव तो नहीं, और इस केस में हम क्या करते हैं फिर हम दोनों को साथ में लाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे हर एडमिशन। तो हर एडमिशन को जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे हर, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। जब भी आप वॉइस बनाएं तो सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करें। वर्ब को आइडेंटिफाई करने के बाद किसको का जो आंसर है वो कौन की जगह पर लाना है। ये है आपका कौन कहते हैं सब्जेक्ट को, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं किसे या किसको। तो किसको वाला कौन की जगह पर आया, तो आपने कर दिया क्या हर एडमिशन के बाद अगर आपको सेकंड फॉर्म दी गई है, ज़रूरी नहीं कि हर एडमिशन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट की जगह पर लगाया उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का चयन करते हैं। हर एडमिशन
जो है सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाया, और वॉज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट डेफिनिट है, तो यहाँ पर आएगा वॉज रिफ्यूज्ड बाय, क्या आएगा, दे का क्या कर देते हैं आप, बाय देम। तो ये आपका एक आंसर हो गया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न है कि जब तक सेंटेंस में बाय ना लगे पैसिव वॉइस नहीं होता। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिना बाय के या किसी दूसरे प्रीपोजिशन के द्वारा भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर वर्ब को आइडेंटिफाई किया, वर्ब के बाद जो हमें ऑब्जेक्ट दिया है वो हम इस सब्जेक्ट योर बिहेवियर की जगह पर लाएंगे और हमने लिख दिया आई। सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई वॉज, आप लिखेंगे सरप्राइज्ड, ठीक है। सरप्राइज्ड के बाद आप हमेशा ऐड लगाते हैं, बाय नहीं लगाते हैं, पैसिव वॉइस में बाय की जगह ऐड लगाते हैं। क्लास 12 में ये एरर भी आपको आएगी, कंपटीशन में भी एरर आएगी। तो फिर उसके बाद आप बाय की जगह ऐड आपने लगाया, योर बिहेवियर। योर बिहेवियर मीन्स कि जो पिछले एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट था वो आपने बाय के बाद या ऐड के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस में रखा, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो ऑब्जेक्टिव केस में जाता है। अब ये हमारे पास इंटरोगेटिव है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो अब क्या करें। इसको पहले थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेकर के हम समझ लेते हैं और समझेंगे हम इसको एक अलग कलर में। थोड़ी देर के लिए हमने एक रफ काम करना है। ये मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट तो यू है, आपने लाइक कर लिया, आपसे पूछ रहा है आप क्या पसंद करते हैं। इट मीन्स आप किसको पसंद करते हैं, तो क्या कौन सी वस्तु है। तो ये अगर हम थोड़ी देर के लिए व्हाट यहाँ पर लिख दें तो हमें समझ में आ गया कि क्या मीनिंग है। यू लाइक व्हाट, क्या पसंद करते हैं, क्या। तो ये क्वेश्चन, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है अप्रूव्ड नहीं है, ये मान्य नहीं है। मानिए ये वाला स्ट्रक्चर है कि क्वेश्चन वर्ड कहीं भी हो, बिगिनिंग में आपने लिखना है, चाहे सेंस किसी भी जगह का दे रखा हो, और क्वेश्चन के जस्ट आफ्टर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो अब हम क्या करेंगे, अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आप पहले लेकर के आते हो, जैसे आप मी का आई पहले लेकर गए थे, तो ये मान लो कि आपका जो व्हाट है वो पहले आ गया। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए आपने इज लगा दिया। लाइक का आपने लाइक्ड कर दिया। अब ये जो यू है ये पीछे चला जाएगा, किस तरह, बाय यू। तो अगर आपका क्वेश्चन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान देना है। अगर ये सब्जेक्ट होता तो आपको बाय इस क्वेश्चन वर्ड के साथ लगाना पड़ता, बट बिकॉज ये जो क्वेश्चन वर्ड है आप ऑब्जेक्ट के स्पेस ऑब्जेक्ट के प्लेस से उठा करके लाए हो, इसलिए आपने उसको बाय नहीं लिखा। बाय आपका सब्जेक्ट यू था इसलिए वो बाय पर गया। तो यहाँ पर हुआ व्हाट इज लाइक्ड बाय यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में माई फ्रेंड सेड, इसे टू को हटा करके यहाँ पहले इसको पूरा कर लें, कॉमास हमने लगाए। माई फ्रेंड सेड वी आर सिनर्स। सिनर्स समझते हैं, सिनर्स का मतलब है जिनसे पाप हुए हों, जिनसे गलतियाँ हुई हों। तो यहाँ पर अगर सैड के बाद लिसनर भी है तो टू आप लगाते हैं, और सैड के बाद अगर टू आया है तो वो टोल्ड में चेंज होता है। लेकिन अगर सैड बिना प्रीपोजिशन बिना किसी लिसनर के आया है तो प्रीपोजिशन टू नहीं लगेगा, तो आप सैड का सैड ही रहने देते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ, माई फ्रेंड सैड। कॉमास हटाकर अफर्मेटिव सेंटेंस में आप दैट लिखते हैं, पर्सन बदलते हैं, टेंस बदलते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं बदला। ऐसा क्यों किया, हम कभी भी पर्सन नहीं बदलते, हम कभी भी टेंस नहीं बदलते, हम कभी भी एडवर्ब्स नहीं बदलते उस समय जब आपकी ये बात कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो,
कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, तो ये वी आर सिनर्स, हर इंसान से गलती होती है। तो अगर मैं वी का दे करता हूँ फ्रेंड के अनुसार या फ्रेंड्स के अनुसार, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, दे करेंगे। लेकिन चूंकि पाप करना बोलने वाले, सुनने वाले एवरीबॉडी पर लागू होता है, अगर मैं यहाँ दे करता हूँ तो फिर मैं छूट जाऊँगा, छूटेगा कोई नहीं, इसलिए वी का वी रहेगा। और ये कोई बात पास्ट नहीं है, ये प्रिवेलिंग एवरी टाइम है, हर समय व्याप्त है, इसलिए टेंस भी हमने नहीं बदला, केवल दैट लगा देना है। अगर कभी इधर पास्ट आता है और इधर आपको फ्यूचर मिले तो आपने क्या करना है, तब भी टेंस नहीं बदलना। अब यहाँ पर आया नेक्स्ट है शी सैड लव इज़ ब्लाइंड। तो यहाँ पर आपने शी सैड का शी सैड रहा क्योंकि आगे लिसनर नहीं है, और यहाँ पर दैट लिखा। अब ये बताइए लव इज़ ब्लाइंड में इसका वॉज होना चाहिए या नहीं। अगर होना चाहिए तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी प्रोवर्ब्स हैं, जो बातें एक लोकोक्ति की तरह चलती हैं, मुहावरों की तरह चलती हैं, सेइंग्स की तरह चलती हैं या मैगजिम्स की तरह चलती हैं, तो उनमें हम टेंस नहीं बदलते। तो ये प्रोवर्बियल लाइन है, तो आप लव इज़ ब्लाइंड लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि आप टेंस नहीं बदलते हैं। इसके बाद अब की बार हमें इन्वर्टेड कॉमास बिगिनिंग में दे दिया। सैड ही, आमतौर से सैड के बाद वाला लिसनर होता है, लेकिन ऑलवेज बियर इन माइंड कि टू के बाद वाला लिसनर होता है, टू से पहले वाला स्पीकर होता है, चाहे वो सैड के बाद ही क्यों ना लिखा हो। तो आप इसको अपनी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना ही आगे पीछे लिखा हो, आपको सैड वाला पार्ट पहले लाना है। और वर्क हार्ड, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको बिगिनिंग में दे रखी है, इसलिए क्या होगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। इंपेरेटिव सेंटेंस में सैड की जगह आप आस्क्ड भी लगा लेते हैं, ऑर्डर्ड भी लगाते हैं, एडवाइज्ड भी लगाते हैं। आस्क्ड उस समय लगाते हैं जब आपको ये पता नहीं चलता कि कोई भी सजेशन है, एडवाइस है या ऑर्डर है, तो वहाँ आस्क से काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा उसको आने के लिए, तो ये पता नहीं चल रहा कि वो ऑर्डर है या एडवाइस है, तो हम वहाँ पर आस्क्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आस्क्ड का यूज़ कर लेते हैं, किस तरह से, ही आस्क्ड मी, क्योंकि हमें ये नहीं, एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, बट हमने आस्क यूज़ किया, तो ही आस्क्ड मी। तो यहाँ पर कॉमास जैसे ही आप रिमूव करते हैं तो टू लगाते हैं, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सूट करती है, इंपेरेटिव बन जाता है। वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम है, या जब आपको डबल कॉम्बिनेशंस आते हैं तो क्या उस पर वीडियो बनाई जाए। क्या आपको इस तरह के क्वेश्चंस की ज़रूरत है जो आपको एक पूरी क्लोज को अगर हम ब्रेक करके एक पार्ट बिगिनिंग में दे दें, फिर मिड में दे दें, फिर लास्ट में भी उसी क्लोज का पार्ट दे दें, या जब कई सारे स्पीकर्स वन आफ्टर अनदर अपनी बात कहते हैं और उसको इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्ट में बनाने के लिए कहें, तो हो सकता है कि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी है। तो स्पेलिंग्स में कई बार जो स्पेस दिया गया होता है, तो एक जो भी ये डैश दिया है एक लेटर के लिए होता है, तो आप सिचुएशन देख लें, अगर डैश बहुत बड़े दिए हुए हैं तो देख लें कि कितने लेटर्स आप फिल कर सकते हैं, बट जनरली एक डैश आपके एक लेटर के लिए है यहाँ पर। तो आपको हो सकता है कि अगर आप स्पेलिंग बदल दें तो कोई एक नया वर्ड बन जाए, तो एक बात अलग है, बट कई बार नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कैरी। आप ये सोच सकते हैं कि कैरी के अलावा ये और क्या हो सकता है। अगर कुछ हो सकता है तो आप वो स्पेलिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कैरी मीन्स ले जाना। यहाँ पर आया सेज, सेज मीन्स साधु, ठीक है। और अगर यहाँ दो होते तो सर्ज बन सकता था, ठीक है, या कोई और भी वर्ड बन सकता है अगर हम इनके वावल्स को चेंज करें, बट यहाँ पर पर्टिकुलर सेज हमने फिल किया है। जब हमें स्पेलिंग याद नहीं आती तो हम इन लेटर्स को जोड़ करके मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या वर्ड बन सकता है कि
ऐसे कुछ साउंड्स उस वर्ड के अंदर आ रहे हों, तो फिलहाल यहाँ पर बनता है INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। यहाँ पर है DSPE, तो डिसिपल मीन्स शिष्य, डिसिपल में लेटर्स कम हैं, तो देखते हैं DISCIPLINE, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बना है डिसिपल से, डिसिपल कहते हैं शिष्य को, यानी डिसिपल की लाइन डिसिप्लिन होता है आपका अनुशासन। तो ये जब भी किसी लेटर वर्ड के बिगिनिंग और एंडिंग हो तो स्पेलिंग जो है समझना आसान होता है। तो तो क्या हो गया इनफ, तो क्या हो गया ENOUGH, इनफ। अब ये ब्यूटी भी नहीं है, BOUGHT। जब आप स्पेलिंग्स भरें तो हमेशा याद रखें, अगर आपने ओ फिल करना है तो ओ को आप ऐसे बनाएं, ए को ऐसे बनाएं, और ए का ये पार्ट ज़्यादा लंबा ना हो जाए कन्फ्यूज़न में कि वो डी लगने लगे। जब आप एच बनाएं तो एच आप एच की तरह से बनाएं, ऐसा ना हो कि वो एन जैसा लगने लगे। तो इनका आपको डिफ्रेंशिएशन समझना पड़ेगा ताकि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो सके। कई बार स्टूडेंट ओ को ऐसा बनाते हैं वो वी जैसा लगने लगता है, तो इनमें आपने अंतर करना होगा कि ये एच है, एच की हाइट एच के जो लोअर पार्ट की प्लस होती है इतना ही ऊपर को डबल होता है। ओ के अंदर ये घूमना ज़रूरी है, जबकि ए के अंदर ये आएगा। अगर ये हल्का सा ऊपर चला जाता है तो ये नहीं पता चलता कि डी है या कुछ और, तो इसको आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब ये क्वेश्चन आपको MCQs में बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं। आपने इस पर बेस्ड प्रीवियस वीडियो देखी होगी, और फ्यूचर में हम वीडियो बनाएंगे कि कौन सा प्रीफिक्स जोड़ करके कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है, कौन सा सफिक्स जोड़कर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। जब आप इस वाइड नॉलेज को लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नीड है, अगर है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। सर्कल का हमें वर्ब बनाना है, तो जो सर्कल का वर्ब हम बनाएंगे, सर्कल का वर्ब बनेगा एन सर्कल, एन सर्कल। तो एन लगाने का मतलब होता है मेक, यानी मेक सर्कल। तो एन के अंदर मेक आ गया तो एन सर्कल इसकी वर्ब हुई। ब्यूटीफुल की वर्ब होती है ब्यूटीफाई। क्लियर की वर्ब होती है क्लैरिफाई। इसी से क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं। और क्लीन का नाउन होता है क्लीनलीनेस, तो जिसके अंदर नस लगता है वो आपको नाउन बना देता है, जिसमें फाई लगता है वो आपका क्या बना देता है, वर्ब। और हर बार फाई लगाने की जरूरत नहीं होती, कई बार प्रीफिक्स भी आपको बदल बदल कर लगाने पड़ जाते हैं, और एन लगाने से आप जो है नाउन से वर्ब बना लेते हैं। तो आई होप कि ये जो आपका आज का प्रैक्टिस सेट 3 है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लिटरेचर से रिलेटेड भी ऐसा स्टफ़ चाहते हैं जिससे कि आपके MCQs अच्छे से तैयार हो जाएं और हर चैप्टर की हम हेडिंग वाइज समरी आपको अच्छे से याद करा दें ताकि शॉर्ट आंसर्स बनाना आसान हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस पर काम हम करेंगे और आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और खूब शेयर करें ताकि दूसरों को भी इन वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।